हेलो नमस्कार। मैं चंदन त्रिपाठी, फैकल्टी ऑफ मैथ, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म महिंद्रा के। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे से चैप्टर के बारे में। अब अगर इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट की बात करते हो आप, तो देखो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट आपके पास एसएससी के एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, एसएससी जीडी के एग्जाम में, वनडे कंपटीशन के सभी एग्जाम में आप कह सकते हो कि इसका यूज आता ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए जानते हैं ये कौन सा चैप्टर है जिसका आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, तो इस चैप्टर का प्यारा सा नाम है नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग एडवांस मैथ के टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है और इसमें क्या क्या चीजें हैं। आज की क्लास की बात की ओवरव्यू की बात कर दूं मैं, तो आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम से रिलेटेड, नंबर्स कैसे बनता है, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, ठीक है, इन सारी चीजों का अगले 1 घंटे में हम लोग पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी एक एक वीडियोस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर सिस्टम की। देखो क्या आया, नाम है इसका नंबर सिस्टम। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। अब सबसे पहले हम लोग इसको जानना जरूरी होता है कि सर ये नंबर सिस्टम होता क्या है। संख्या पद्धति तो इसकी हिंदी तो आपने बता दी हमने, हिंदी में कह लो कि इसका डेफिनेशन आप जानना चाहते हो कि सर इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, या इसकी कह लो कि इसकी परिभाषा क्या होती है नंबर सिस्टम की। तो सिंपल से लैंग्वेज में कह सकते हो कि संख्याओं को प्रदर्शित करने की पद्धति को हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, नंबर्स रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। आगे इतनी सी बात समझ में? ठीक है, कौन सी बात है हमारी हिंदी वाले भाषा वाले बच्चों को? संख्याओं को प्रदर्शित करने की पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति बोलते हैं। अब एक बच्चा उठा और कहा कि सर आप कह रहे हो कि संख्याओं को प्रदर्शित करने की पद्धति को हम लोग संख्या पद्धति बोलते हैं, तो सर ये संख्या पद्धति होती क्या है? ठीक है, तो अब चलते सबसे पहले देखते हैं, या फिर संख्याओं को प्रदर्शित करने की जो पद्धति है ये कितने तरह से होती है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखो सबसे पहले कुछ पद्धतियां हैं, जिनको कुछ सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले देखो उसमें सबसे पहला नाम आता है अपने पास डेसिमल सिस्टम का। किसका नाम आया? डेसिमल सिस्टम का। हिंदी वाले बिल्कुल परेशान होंगे, हिंदी में बताएंगे, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। ठीक है, दूसरा नाम आता है इसमें बाइनरी सिस्टम का। ठीक है, तीसरा नाम इसमें आता है ऑक्टल सिस्टम का। ऑक्टल सिस्टम का चौथा नाम इसमें आता है हेक्सा हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, तो देखो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के ये मोस्टली चार और भी तरीके हैं, बट मोस्टली देखो जो किताबों में हम लोगों के पास है वो इन्हीं चार तरीकों को नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के वे आपको बताए गए। तो सबसे पहले कौन सा आया? डेसिमल सिस्टम। दूसरा कौन सा आया? बाइनरी सिस्टम। तीसरा कौन सा आया? ऑक्टल सिस्टम। और चौथा कौन सा आया आपके पास? हेक्सा डेसिमल सिस्टम। अब एक एक की हम हिंदी मीनिंग को भी जान लेते हैं कि इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं। तो देखो सबसे पहले सॉरी, डेसिमल सिस्टम की बात करते हैं। तो देखो डेसिमल सिस्टम का मतलब होता है दशमलव पद्धति। बाइनरी सिस्टम का मतलब बाइनरी का नाम बाइनरी ही है, ठीक है, तो इसको बाइनरी पद्धति ही बोलते हैं, उसको दशमलव पद्धति बोलते हैं। ठीक है, ऑक्टल सिस्टम को ऑक्टल सिस्टम ही हिंदी में बोलते हैं, एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम को हम हेक्साडेसिमल सिस्टम ही बोलते हैं। अब बात आई कि सर इसमें कैसे पता चला कि मतलब हम कौन सा पढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ बातें और इनसे रिलेटेड हम लोग जान लेते हैं। तो देखो सबसे पहले जो डेसिमल सिस्टम जो हम लोग मेनली यूज करते हैं, वो यूज करते हैं कौन सा सिस्टम? आपका डेसिमल सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है? डेसिमल सिस्टम पे देखो कौन कौन से नंबर्स का यूज करके डेसिमल सिस्टम बना। तो इसके लिए आप कहोगे 0, 1,
2 3 इस तरीके से करके डॉट डॉट करके लेके चले जाओ कहां तक, 9 तक। तो इन नंबरों का यूज करके डेसिमल सिस्टम से हमने नंबर्स को बनाया, ठीक है। उसके बाद आता है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी में अगर बात करोगे तो इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट का यूज किया गया, 0 और 1 का यूज किया, 2 नंबरों से हमने बाइनरी सिस्टम को बनाया। ऑक्टल सिस्टम की बात करोगे तो ऑक्टल सिस्टम जो है आपका ये 0 1 2 3 डॉट 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 करते चले जाओ तो 7 तक रहेगा। ये 7 तक के नंबर्स का यूज करके आपने ऑक्टल सिस्टम बनाया। उसके बाद से अगर हम लोग बात करते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम का, तो ये 0 से लगाकर 0 1 2 3 डॉट 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 करते लेके चले जाओ 9 तक, और उसके बाद ए से लगाकर एफ तक का हमने यूज यहां पे करना है, एफ तक, ए टू एफ मतलब ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो इन सारे जो हमारे पास रिप्रेजेंट करने की क्या है, सिस्टम है। तो अब आपको ये बात पता चल गया कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के जो सिस्टम्स हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास। तो पता चला कि डेसिमल सिस्टम है सर, बाइनरी सिस्टम है, एंड ऑक्टल सिस्टम है, एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम है। तो ये चारों नंबर्स के रिप्रेजेंट करने के वे हैं। अब कहोगे सर ये बताओ आप ये चारों हमको क्यों पढ़ा रहे हो आप, ठीक है। तो देखो इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है कि इसमें से जो हम मेनली पढ़ते हैं वो कौन सा सिस्टम पढ़ते हैं। तो अगर हम उसकी मेनली बात करते हैं, ठीक है, कि हम लोग कौन सा सिस्टम पढ़ते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि डेसिमल सिस्टम को मेनली हम लोग पढ़ते हैं। बात आई बाइनरी सिस्टम की, तो बाइनरी सिस्टम में पहले एसएससी में कभी कोई क्वेश्चन आ जाया करता था कि हम डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करें, बाइनरी सिस्टम को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें। कभी एक आध क्वेश्चन हमको देखने को मिला हुआ है, तो ये बाइनरी सिस्टम है अपने पास, ठीक है। बाकी इन दोनों सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका यूज हमारे पास नहीं है। ऑक्टल सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम को हम लोग बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं, बस ये जानते हैं कि ये लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के क्या है, एक सिस्टम है। आगे इतनी सी बात समझ में। अब मैं चाहूंगा कि इसको आप नोट डाउन कर लें और फिर हम चलते हैं। अब इसी में से एक बच्चा उठ के आया, कहा कि सर बार बार आप हमसे ये कह रहे हो कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के सिस्टम ये है, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के सिस्टम ये है, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हो कि इन नंबरों को रिप्रेजेंट करने का जो वे है, ठीक है, या फिर नंबर को हम रिप्रेजेंट करते कहां हैं। तो इस बच्चे की उत्सुकता को देखते हुए सबसे पहले गुरुजी को यह बताने की जरूरत पड़ी कि उसे यह बताया जाए कि नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कहां करते हैं। तो उसके लिए अब हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। वहां से लेके जानोगे आप एक वर्ड नंबर लाइन। कौन सा वर्ड, नंबर लाइन। नंबर लाइन, नंबर लाइन को आप लोग हिंदी में कह सकते हो कि इसको हम लोग बोलते हैं संख्या रेखा। क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। अब इसके अगर डेफिनेशन की बात कर लो तो सिंपल से लैंग्वेज में कह सकते हो कि दुनिया का कोई भी नंबर जिसे आप इस नंबर लाइन पे क्या कर सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन जिसपे हम किसी भी नंबर्स को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कि नंबर्स पे। अब बात यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। इतनी बात तो आप जान गए कि सर ये देखिए ये नंबर्स होते हैं, इनको नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की ये सिस्टम है, इनको सिस्टम हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कहाँ करते हैं, ये पता चल गया कि नंबर लाइन पे। अब यहीं से कहानी में थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। अब नंबर्स के क्या निकल के आएंगे, कुछ भाई बहन निकल के आएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि नंबर्स के कौन कौन से भाई बहन हैं और इनके बारे में जानते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर नंबर्स के भाई बहन की बात किया जाए तो नंबर्स के 2 भाई हैं, ठीक है। पहला है आपके पास रियल नंबर। कौन सा, रियल नंबर। और दूसरा भाई है इसका इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कह लो। रियल नंबर को हम लोग हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं एंड इमेजिनरी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो देखो रियल नंबर तो इसका अच्छा वाला भाई था, इमेजिनरी नंबर जो था ये काल्पनिक संख्याएं थी। अगर कह लिया जाए कि अगर हम लोग अपने सिलेबस की बात कर लें तो हम लोग वनडे एग्जाम में इमेजिनरी नंबर्स को हम लोगों को पढ़ना नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास जो भी एग्जाम होते हैं उनका लेवल जो रहता है वो 10th स्टैंडर्ड पे होता है। बट इमेजिनरी नंबर जो होते हैं, जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं, इनका हम लोगों ने पढ़ा था। जो बच्चे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के आते हैं, आईआईटी और बीटेक वाले बच्चे, ठीक है, या फिर जिन्होंने भी 11th पढ़ा है,
ठीक है, 11th में मैथ पढ़ा है तो आपको पता है कि इमेजिनरी नंबर हम मोस्टली कहां पढ़ते हैं, 11th में आके पढ़ते हैं, अपनी 11वीं वाली क्लास में इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं। अपने सिलेबस में इमेजिनरी नंबर का कोई रोल बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारे सिलेबस में जिसका रोल है वो क्या है, रियल नंबर का है। तो अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहले ये रियल नंबर होता क्या है। कहोगे सर बताइए तो फिर ये रियल नंबर क्या होता है। तो हमने कहा देखो रियल नंबर सिंपल सी बात में कह सकते हो, अगर आप इसको हिंदी में कहते हो तो सिंपल में कहोगे कि सर कोई ऐसी संख्या जिसको, ठीक है, हम लोग क्या कर सकें, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें, उसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। दूसरे सिंपल से लैंग्वेज में कह सकते हो कि वो सभी संख्याएं जिसको हम अपने दैनिक जीवन में फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वे सभी संख्याएं क्या कौन सी संख्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। ठीक है, अ नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। आगे इतनी सी बात समझ में। अब ये तो बात हो गई सर, आपने कह दिया कि रियल नंबर ये होता है आपकी वास्तविक संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो अपने दैनिक जीवन में हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं। अब रियल नंबर का फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, इन्होंने कहा कि भाई देखो हमारी शादी वादी हुई और इसमें इनके कुछ क्या हुए, जनरेशन इनकी आगे बढ़ी। अब इन्हीं की जनरेशन जब आगे बढ़ी तो इनमें से कुछ लोग निकल के आए, जिसमें से सबसे पहले निकल के आए अपने पास कौन, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। हिंदी में इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब सबसे पहले दिमाग में आया कि सर ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसको आप लोग बता रहे हो, आप बता रहे हो। तो हमने कहा कि देखो जब बचपन में हम जब बिल्कुल जब बॉर्न हुए थे, धीरे धीरे काउंटिंग का स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले हमने इस क्या सीखा था, कहोगे सबसे पहले घर वालों ने आपको क्या सिखाया, 1 सिखाया, फिर 2 सिखाया, 3 सिखाया, इस तरीके से नंबर्स को हमको सिखाया गया। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां निजात हुआ, इसके रियल नंबर के सबसे पहला वाला जो पार्ट निकल के आया वो कौन सा, नेचुरल नंबर का, जिसको आप लोग कहोगे कि 1 2 3 4 और ये आगे चलता हुआ जाएगा आपके पास, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, या फिर कह लो कि प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, या फिर काउंटिंग नंबर बोलते हैं। इतनी बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि सर ये नेचुरल नंबर क्या होता है। अब थोड़ा समय और बीता, ठीक है, अब उसके बाद इसी का दूसरा पार्ट निकल के आया। कौन सा पार्ट निकल के आया, दूसरा पार्ट निकल के आया। अब इसमें मैं आपको एक थोड़ी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। ठीक है, अब कहानी में मान लो कि जैसे अपने पास क्या है, राम है, श्याम है और मोहन है। राम ने कहा कि हमारे पास 20 रुपया है। कितना रुपया है, 20 रुपया है, क्योंकि इनको अब काउंटिंग क्या हुई, आ चुकी थी। श्याम ने कहा हमारे पास तो देखो 5 रुपया है, और मोहन ने कहा हमारे पास तो देखो 1 भी रुपया नहीं है। ठीक है, श्याम ने कहा, मोहन ने क्या कहा कि हमारे पास अभी 1 भी रुपया नहीं है। अब रियल नंबर को दोबारा परेशानी हो गई कि भाई अब इसको क्या नाम दिया जाए। ठीक है, तो अब यहीं से इसके दूसरे बेटे का निजात हुआ। ठीक है, जिसको हम लोगों ने बोला क्या, उसको उसके पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, उसके पास कुछ भी नहीं था, तो यहीं से एक जीरो का हमारे पास इन्वेंशन हुआ। अब यह हुआ कि अब इसको किस नाम से रिप्रेजेंट किया जाए, तो यहीं से स्टार्ट हुआ हमारे पास क्या, होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, जिसकी शुरुआत कहां से होती है, जीरो से लगा के 0 1 2 3 ऐसे से डॉट डॉट करते हुए चले जाइएगा, तो ये आपके पास होल नंबर की जर्नी आ गई। इतनी सी बात ठीक है। अब इसको फटाफट आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे चलोगे तो अगली स्लाइड ले लेते हैं हम लोग, और इसमें अब इसके तीसरे बेटे की बात करते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि अब देखो फिर वही उसके 2-3 दोस्त थे पहले से ही। ठीक है, एक मान लो राम ले लो, एक श्याम ले लो और एक मोहन ले लो। ठीक है, राम श्याम और मोहन, जिसमें राम को सॉरी, राम को कहा गया कि राम के पास 10 रुपया है, श्याम के पास 20 रुपया है। बट इस बार मोहन के साथ ऐसी घटना घटी कि राम के पास ना तो 10 रुपया था और ना तो 20 रुपया था।
ठीक है। राम ऑलरेडी किसी से क्या किया, उधार ले लिया था। राम ने क्या कर लिया था, उधार ले लिया। अब जब राम ने कोई पैसा उधार ले लिया, अब मान लो कि वो 5 रुपया क्या कर लिया, उधार ले लिया था, तो अब देखो 5 रुपया ये क्या हो गया, ये अब तो ये घाटे में चल रहा है, लॉस में चल रहा है। अब फिर समस्या हो गई रियल को कि भाई अब इसके लिए क्या किया जाए। तो फिर यहीं से एक नए नाम का इजाद हुआ जिसका नाम है इंटीजर। क्या है, इंटीजर। ठीक है। अब इंटीजर का डेफिनेशन अलग अलग में आप कह सकते हो। ठीक है, आप सिंपल्स में कह सकते हो कि आप होल नंबर्स को और उसके बाद से नेगेटिव नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है, इंटीजर हो जाता है। ठीक है, बाकी हम इंटीजर के अलग अलग डेफिनेशन में आपको भी समझा देते हैं। ठीक, तो यहीं से निजात हुआ। अब आपके पास ऐसा कुछ दिखा, अब यहीं से शुरुआत हुआ आपके पास। एक साइड आप इधर बना दो, यहां 0 दे देना, ये +1 +2 +3 और डॉट 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 आगे चलता गया ये। ठीक है, और इधर आया आपके पास तो -1 -2 -3, ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, इंटीजर्स का मतलब होता है कि इंटीजर्स का मतलब होता है हिंदी का पूर्णांक। वे सभी संख्याएं जो अपने आप में क्या हो, पूर्ण हो, या फिर कह लो एक कंप्लीट नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, डन। अब इसमें दो चीजें यहां से निकल के आई। इस वाले पोर्शन को हम लोगों ने कहा पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और इस वाले पोर्शन को हम लोगों ने कहा नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये रहा आपके पास पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहीं से आपको अब पता चल गया कि इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर बना कैसे, और इसमें इंटीजर्स के टाइप में भी आप जान लिए कि पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये दो होते हैं जिनको हम इंटीजर में आते हैं। पॉजिटिव इंटीजर में कुछ अलग अलग पार्ट हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा आगे करेंगे। अब इसी से आगे फिर थोड़ी सी घटना घटी और फिर तब तुम थोड़ा सा और आगे बढ़े। तो संयोग से घर पे एक दिन क्या आया, पिज्जा आया। क्या आया, पिज्जा आ गया। अब घर में जब पिज्जा आया तो उसी घर की बात चल रही थी, किसके घर की, रियल नंबर के घर की बात चल रही थी। अब पिज्जा तो आ गया, तो सबसे पहले आप जानते हो कि पिज्जे में कुछ स्लाइसेस होते हैं। ठीक है, तो अब हमने ऐसे मान लिया कि चलो कितने हो गए देख लो, काउंट कर लो। सबसे पहले हमने काउंट किया टोटल कितने हैं, तो कहोगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। टोटल इसके पार्ट कितने हैं, तो कहोगे 8 पार्ट थे। अब इसमें से हुआ ये कि जो राम था, कौन था, राम। राम ने क्या किया, कहा कि भैया देखो मैं तो इसमें से 2 पार्ट खाऊंगा। ठीक है, राम को ये दोनों पार्ट दे दिया गया कि भाई तुम राम क्या कर लो, ये तुम दोनों पार्ट खा लो। ठीक है, तो अब देखो राम ने क्या खाया, 2 आउट ऑफ 8, 2 पार्ट खाया। ठीक है, अब उसके बाद से इसी में मान लो एक दूसरा और आया। ठीक है, जिसको श्याम की बात कर लेते हैं हम लोग। श्याम आया, राम ने क्या किया, 2 पार्ट खाया। ठीक है, श्याम आया, जो क्या किया, श्याम को मान लो चलो 3 पार्ट दे दो। ठीक है, और ये मान लो कि ये श्याम का हिस्सा था, श्याम ने इन तीनों पार्टों को तो खा लिया, तो ये 3/8 हो गया। ठीक है, अब इसी में मान लो मोहन को भी लेकर आ जाओ। मोहन तो आ गए, फिर उनको कहा गया कि चलो ठीक है भाई, अब मोहन को आप अगले वाले कुछ पार्ट दे दो आप। ठीक है, मोहन ने ये तीनों पार्टों को खाया। ठीक, अब फिर से दोबारा समस्या हुई कि अगर इसने फ्रैक्शन में, अब आउट ऑफ में अगर इन लोगों ने खाया, तो अब इन नंबरों को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें। और कुछ इसी में ऐसे भी थे कि यहीं से निजात हुआ किसके बारे में, राम को 2/8 कर देना, यहीं से निजात हुआ किसका, फ्रैक्शन का। अभी हम फ्रैक्शन पे नहीं जाएंगे, फ्रैक्शन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कि फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, अभी बस इतनी सी बात जान लो कि अब इसमें पास क्या था, 2 पार्ट था, उसने कितना पार्ट खाया, 2 पार्ट खाया, तो उसको क्या आ गया, 2/8। कोई 3 पार्ट खाया तो उसको 3 आउट ऑफ 8 कह दिया गया, किसी ने 3, तो ये इस तरीके से आया। तो अब फिर समस्या हुई रियल नंबर को कि सर अब इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, और तो
इनको तो आपने फ्रैक्शन बोल दिया, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी रहेगा आपके पास कि कहीं पे -2/8 आ जाएगा। क्या होगा? -2/8। इस बात को आप ध्यान रख लेना, ठीक है। एक छोटी सी बात में इसको कंप्लीट कर रहा हूं मैं, कि इनको तो आप फ्रैक्शन बोल सकते हो, इनको आप फ्रैक्शन बोल सकते हो, लेकिन इसको आप फ्रैक्शन नहीं बोलोगे, इसको आप फ्रैक्शन नहीं बोलोगे। तो अब समस्या होगी फिर अगर इनको, फिर कहां इनको रिप्रेजेंट किया जाए? तो यहीं से ही निजात हुआ एक नए नाम का, जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। किसका क्या बोलते हैं हम लोग? रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन वाले पार्ट और नेगेटिव वाले, ठीक है, इस इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कौन सा नया आया? अपने पास उसका नया निकल के निजात किया उसने, किसका? रेशनल नंबर का, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। तो अब कहोगे सर ये परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या हो सकता है, कैसे हम माने कि ये परिमेय संख्या का ये है, या फिर कैसे पहचाने, इसके बारे में थोड़ा सा हमको और आप बताइए। तो यहां से जब आगे आया तो रेशनल नंबर में आप सीधे सीधे में कह सकते हो, ठीक है, कि वे सभी संख्याएं जिनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है, दोज नंबर विच कैन रिप्रेजेंटेड इन p/q फॉर्म। पहली कंडीशन कि कोई भी संख्या जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में क्या कर सकें? रिप्रेजेंट कर सकें। तो पहली बात तो ये होनी चाहिए कि उसको p/q के फॉर्म में हम क्या कर सकें? लिख सकें। दूसरा कंडीशन इसमें ये रहेगा q नॉट इक्वल 0, q नॉट इक्वल 0। एंड तीसरी कंडीशन इसमें एक और आ जाएगी, जिसको आप कहोगे कि p एंड q आर इंटीजर, p एंड q आर इंटीजर। अब इंटीजर वगैरह के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, कि इंटीजर क्या होता है, ठीक है। तो अब यहीं से रेशनल नंबर आया, और रेशनल नंबर आ गया, क्यों आया, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए आया, ये बातें अब आप जान चुके हो, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये कैसे पता चलेगा कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं? उसके लिए ये 3 कंडीशन आपको उस नंबर्स के लिए, क्या फ्रैक्शन के लिए फॉलो करना जरूरी है। पहली बात क्या, कि वो p/q के फॉर्मेट में होना चाहिए, q नॉट इक्वल 0, एंड तीसरा कंडीशन क्या है? p एंड q आर इंटीजर। क्लियर हो गई इतनी बात, कि अगर ये कोई भी फ्रैक्शन, ठीक है, इन तीनों को फुलफिल कर रहा है तो उसके आप क्या बोलोगे? रेशनल नंबर बोलोगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग और इसको समझते हैं, ठीक है। हिंदी में भी आप समझ लेना कि वे सभी संख्याएं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, q नॉट इक्वल 0, q 0 नहीं होना चाहिए। अभी हम बताएंगे q 0 अगर हो जाता है तो क्या होगा, नहीं होता है तो क्या होता है, इसके बारे में भी, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या है कि p एंड q आर इंटीजर, p और q क्या होने चाहिए? एक पूर्णांक वाली संख्या होनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले ही स्लाइड पे उस पर बताया था, कि जहां पे हमने क्या किया था, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर की बात किया था। उन दोनों में से कोई अगर है तो ये रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ठीक है। तो चलिए इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। इसके एग्जांपल में जाओगे आप तो आप कह सकते हो 3/8, ठीक है, √16 अपॉन √49, ये भी है अपने पास। कहीं पे डायरेक्ट √64 लिखा हुआ है, ये भी एक आपके पास क्या है? रेशनल नंबर है। कहीं पे आपके पास 0 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये भी क्या है? आपके पास रेशनल नंबर है। तो ये सारे क्या है हमारे लिए? रेशनल नंबर कहलाएंगे। 0 है, 0 को अपॉन 1 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब सॉरी, देखो, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर q नॉट इक्वल 0 क्यों नहीं होना चाहिए, q 0 क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो, जैसे ही हमको एक बात पता है कि 0/1 अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये तो ठीक रहेगा, 0/1 तो ठीक है, 0। लेकिन अब अगर आप क्या कर रहे हो, आप समथिंग अपॉन 0, अब अगर 1/0 कर दिया, ठीक है, 1/0 करोगे तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइन होगा। ये क्या होगा? अनडिफाइन हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई आपको, ठीक है। 0/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, वो तो ठीक है,
लेकिन अगर समथिंग अपॉन जीरो हुआ तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन होगा, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित, ठीक है। तो अब अगर ये अपरिभाषित हो जाएगा जिसके वजह से आपको क्यू नॉट इक्वल जीरो, क्यू जीरो नहीं ले सकते हैं आप। इतनी सी बात अब आपको समझ में आ गई होगी। अब उम्मीद करते हैं हम लोग कि अब रेशनल नंबर के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से जान लिया, ठीक। सबसे पहले रेशनल में हमने क्या जाना कि भैया रेशनल क्या होता है, उसके रेशनल होने के लिए रेशनल को मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या, वे सभी संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, q नॉट इक्वल जीरो, और p एंड q आर इंटीजर, p और q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। इतनी बात तो हम यहां से सीख चुके हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो एग्जाम्पल में हमने देख लिया कि 3/8 अंडर रूट 16/49 अंडर रूट 64 जीरो, ये सारे क्या है हमारे एक रेशनल नंबर है। क्यू नॉट इक्वल जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0/1 इक्वल टू जीरो तो होता है, लेकिन 1/0 अगर कर दिया जाएगा, ठीक है, तो ये क्या होता है, अनडिफाइन होता है। इस बात को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहीं से एक अगले नंबर का भी निजात हुआ जिसका नाम है, इसको तो हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, और अगला नंबर जो आया आपके पास वो कौन सा आया, इरेशनल नंबर। कौन सा आया, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय संख्याएं। सिंपल से एक लैंग्वेज में कह सकते हो कि वे सभी संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो क्या कहलाएंगी, अपरिमेय कहलाएंगी, ठीक है। अ नंबर विच कैन नॉट रिटन इन द p बाई क्यू फॉर्म, क्यू नॉट इक्वल जीरो, इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। सिंपल से लैंग्वेज में कि वे सभी संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लो कि कौन कौन सी संख्याएं आपके पास, जैसे अंडर रूट, रूट 11 अपॉन रूट 13, रूट 13, ये सारे क्या हैं हमारे एक इरेशनल नंबर हैं, ठीक है। या फिर एक कह सकते हो रूट में एनी प्राइम नंबर, एनी प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये हो गई बात इरेशनल की, ठीक है। रेशनल हम लोग पढ़ रहे थे, रेशनल में कुछ पार्ट है, ठीक है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि रेशनल में वो कौन सी बातें हैं जिसको हमारे लिए और जरूरी है। हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे आते हैं। सबसे पहले इसमें दो बातें और हैं हमारे पास। एक बात है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल का, और एक है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का। अब बात करते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, ये दोनों हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल की, ठीक है। कौन से हम किसकी बात करते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल की। अगर बात करते हो आप टर्मिनेटिंग डेसिमल की, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव, क्या बोलते हैं हम लोग, शांत दशमलव। तो ऐसा कोई फ्रैक्शन जिसको आप डिवाइड कर रहे हो तो डेसिमल के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, रुक जा रही है, ऐसी सभी वैल्यूओं को आप लोग क्या बोलते हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलोगे। क्या बोलोगे कि वे ऐसा फ्रैक्शन जिसको जब हम उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू डेसिमल के बाद क्या होती है, रुक जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव, ठीक है। तो अब ये तो बात हो गई, ठीक है। सर इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझा दो। तो ऐसी कोई भी फ्रैक्शन ले लो, जैसे 3/5 ले लिया, ठीक है, 16/32 ले लिया। तो अब जब आप इनको डिवाइड करोगे तो अब आपको ये दिख रहा है कि अगर इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो वहां पे अगर पॉइंट लगा दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो देखो ये क्या है, डिवाइड करने पे हम ये देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद एक नंबर के बाद रुक जाए, दो नंबर के बाद रुक जाए, बट वो क्या हो जाए, वो उसको रुक जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो नंबर उसके आगे भी आते जा रहे हैं, ठीक है।
तो अब देखो, अब इसी के वजह से इस टर्मिनेटिंग डेसिमल को एक और नाम दिया गया, क्या? इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग? रेशनल नंबर। तो अब देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोल सकते हैं। इतनी बातों में कोई आपत्ति वाली बातचीत? कहोगे सर बिल्कुल नहीं, ये सारी बातें हमारे लिए ठीक है। तो इनको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। अब जब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पे जाओगे तो नॉन टर्मिनेटिंग में ये रेशनल और इरेशनल दोनों होता है। क्या होता है? रेशनल और इरेशनल दोनों होता है। अब बच्चे के अंदर फिर उत्सुकता जगी कि सर ये बताओ कि ये रेशनल कब होगा और ये इरेशनल कब होगा। मैंने कहा भाई थम जा, रुक, बताते हैं इस बारे में भी। तो सबसे पहले जानते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते किसमें है। इसको हिंदी में बोलते हो अशांत दशमलव। ठीक है। वैसे ऐसे सभी फ्रैक्शन जिनको डिवाइड करने के बाद या तो इनकी वैल्यू दशमलव के बाद एक सेम नंबर के साथ रिपीट करती है, या फिर इनकी नंबर्स को रिपीटेशन मोड में आते हैं। जैसे अगर √3 की वैल्यू बात करते हो तो 1.7321 ऐसे चलता रहता है। ठीक है। तो या फिर 1/3 की बात करते हो कि इनकी वैल्यू क्या होती है? 0.333 के साथ चलती रहती है। तो इसी के लिए इनका नाम दिया गया अशांत दशमलव। ये रुक जाते हैं, इसीलिए इनका नाम दिया गया शांत दशमलव। क्लियर हो गई बात? अब चलिए, अब इसकी हम दोनों एग्जांपल ले लेते हैं कि सर कब ये रेशनल में आएगा और कब ये इरेशनल में आएगा। ठीक है। तो देखो, रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है। तो अब यहां से सीधी से सिंपल भाषा में कह सकते हो कि वे सभी फ्रैक्शन, ठीक है, जैसे मान लो 1/3, 1/6, इनको जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आप कहोगे सर कि यहां इसकी जो वैल्यू आ रही है ये डेसिमल के बाद ये सेम वैल्यू रिपीट कर रही है। ये डेसिमल के बाद क्या कर रही है? सेम वैल्यू रिपीट कर रही है। तो इसके वजह से इसको हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं। क्लियर है बात? अब 1/6 को जब कहोगे तो इसको भी जब कहोगे तो यहां भी कह सकते हो क्या? ये 16.6666 के आगे साथ ही चलता रहता है। तो यहां भी आपके पास कह सकते हो कि सर ये 666 के साथ आगे क्या रहेगा? आपके पास चलता रहेगा। आगे बात समझ में? क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से अभी देखो, अब नॉन टर्मिनेटिंग में इस तरह से अगर कोई फ्रैक्शन आता है तो उसको आप लोग क्या बोलोगे? रेशनल नंबर बोलोगे। तो बात हुई कि सर फिर वो इरेशनल में कौन से आते हैं? ठीक है। तो अब ऐसे मान लो जैसे √3 आ गया। अब √3 की वैल्यू हमको पता है 1.732। ठीक है। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम डिवाइड करें, जिसकी वैल्यू पॉइंटों के बाद सेम नंबर रिपीट ना कर रही हो, अलग अलग हर बार उसके नए वैल्यू निकल के आ रहे हो, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई? तो ये रेशनल के साथ ये कुछ इसका पूरा पार्ट था हम लोगों का, जहां से हम लोग पूरी रेशनल की थ्योरी को हम लोग समझ लिए कि रेशनल का डेफिनेशन समझ लिए, रेशनल नंबर्स होते कैसे हैं, ठीक है, किसको आप रेशनल बोलोगे, ये सारी बातें अब आप यहाँ पे जान चुके हो। इसी रेशनल की जब शुरुआत हुई थी तो यहीं पे मैंने आपको एक बात बताया था फ्रैक्शन के बारे में। चलिए अब हम आगे चलते हैं और उस फ्रैक्शन को भी समझ लेते हैं कि ये फ्रैक्शन होता क्या है। क्लियर है बात? चलिए, ठीक है। अब आगे आते हैं तो हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते क्या है? भिन्न। फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? भिन्न। अब भिन्न, तो सबसे पहले उसके लिए क्या जरूरत है? उसके लिए पहली कंडीशन ये है कि उसे p/q के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, उसे p/q के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन इसका यह है कि q नॉट इक्वल 0, q 0 भी नहीं होना चाहिए। और इसकी एक तीसरी कंडीशन यह है, p इज नॉट मल्टीपल ऑफ
क्यू। पी जो है क्यू का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इन तीनों कंडीशन सॉरी, अगर इन तीनों में कोई भी कंडीशन अगर फॉलो, तीनों कंडीशन अगर फॉलो करता है तो उसको आप फ्रैक्शन बोलोगे। अब हम यहीं से जान लेते हैं कि सर ये फ्रैक्शन के क्या सिर्फ फ्रैक्शन ही है या इसके कुछ और पार्ट भी हैं। तो इस बच्चे की उत्सुकता को कंट्रोल करने के लिए फिर इसको ये बताया जाए कि सबसे पहले ये जानो कि फ्रैक्शन भी हमारे पास कुछ पार्ट लेकर के आया है, ठीक है। जिसमें पहला पार्ट है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा है अपने पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा है अपने पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है। इन तीनों की हिंदी को भी हम जान लेते हैं कि इन तीनों को हिंदी हम क्या बोलते हैं। सबसे तो पहले देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं उचित भिन्न। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं अनुचित भिन्न। कौन सा भिन्न? अनुचित भिन्न। और फिर मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं मिश्रित भिन्न। तो सबसे पहले चलते हैं, जानते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है एंड मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। ये तो बातें आपने हमको हिंदी में बताई, ठीक है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब यह होता है कि कोई भी फ्रैक्शन जिसका हम लिख देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है? छोटी है, और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है? बड़ी है, दैट्स कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा कोई भिन्न जिसके अंश की वैल्यू क्या है? छोटी है, और हर की वैल्यू क्या है? बड़ी है, उसे आप लोग क्या बोलोगे? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलोगे। आगे बात समझ में? ठीक है। तो 3/8 हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा, आपका 16/39 हो जाए, ये सारे आपके क्या कहलाएंगे? एक प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। क्लियर? अब इसी से आगे जब आप बढ़ोगे, ठीक है, तो आया क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुचित भिन्न। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न। अब कहोगे सर ये अनुचित भिन्न क्या होता है? तब देखो आप, अगर मैं आपसे कहूं कि नेचुरल नंबर जो आपको काउंटिंग नंबर है प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दोनों को जब आप मर्ज कर लेते हो या ऐड कर लोगे तो वहीं से निजात होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। आगे बात समझ में? तो अब जैसे कभी आपको ऐसा कोई फ्रैक्शन दिखे 2/3/7, ये क्या है? आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर हो गई बात? फिर ऐसे मान लो कहीं दिखा 4/3/8 ले लो, ठीक है, ये भी आपका क्या है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अरे नहीं, गलत हो गया, सॉरी, हमने मिक्स फ्रैक्शन की बात आपको पहले बता दी, इसमें ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। नहीं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? यहां पे बड़ी होनी चाहिए। न्यूमरेटर यहां पे क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे कोई वैल्यू है 11/3, 16/7, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है, उसको आप लोग क्या बोलोगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलोगे, उसको आप लोग अनुचित भिन्न बोलोगे। क्लियर हो गई बात? अभी तो कोई समस्या नहीं? हाँ, वो गलती से लिख दिया था मैंने, क्योंकि यही टॉपिक चल रहा था, तो वो मिक्स फ्रैक्शन की बात मैंने इम्प्रॉपर में बता दिया था आप लोगों को, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। अब आपको पता चल गया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है। जिसमें अंश बड़ा हो और हर क्या हो? छोटा, उसे आप लोग क्या बोलोगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हो। क्लियर हो गई बात? अब चलोगे मिक्स फ्रैक्शन पे। तो अगर आप मिक्स फ्रैक्शन की बात करते हो कि कोई भी फ्रैक्शन अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है 2:3/7, 4:9/11, ये सारे आपके क्या हैं? मिक्स फ्रैक्शन है। इतनी सी बात अब आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं ये आपका पार्ट आपका कंप्लीट होता है, ठीक है, जिसमें आपने बहुत सारी चीजों को समझा है। ठीक, अभी हमको दोबारा चलना होगा पुराने
रियल नंबर का एक लड़का था पॉजिटिव, ठीक है, उस पॉजिटिव से भी कुछ बच्चे आए हुए, ठीक है, उसकी भी शादी वादी हुई और उसके भी कुछ बच्चे हो गए, तो उसको भी हमको जानना है कि भाई उसके कौन कौन से बच्चे हुए आपके पास, ठीक है। तो अब जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम सबसे पहले चलते हैं उसी के पार्ट पे, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स पे, ठीक है, जिसको हम लोगों ने, मैं आपको बताया था कि पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक, और नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है ऋणात्मक पूर्णांक। अब बात ये हुआ कि सर क्या इनकी भी शादी हुई, तो हुआ एक भाई, हाँ बिल्कुल इनकी भी शादी हुई और इनके भी कुछ बच्चे हुए। तो आइए अब चलते हैं, जानते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स के कौन कौन से पार्ट निकल के आए। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो आप लोग, पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक, यहां से कुछ लोग निकल के आए, ज्यादा लोग नहीं है इसमें, इसमें कुछ छोटे छोटे और वर्ड हैं जो आप लोग नहीं जानते, उनको आपके साथ लेकर के आना जरूरी है। सबसे पहला निकल के आया इसमें एक ऑड नंबर, क्या निकल के आया, ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर, इवन नंबर, देखो ऑड नंबर की बात करते हैं और इवन नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ऑड नंबर वे संख्याएं होती हैं जिसको 2 के +1 या -1 के टाइप में आप लिख सको, या फिर सिंपल में कह सकते हो कि वे सभी संख्याएं जो 2 के फैक्टर्स नहीं हैं, ठीक है, दैट्स कॉल्ड ऑड नंबर, ठीक है। इवन नंबर की अगर बात करते हैं तो ये क्या होगा, 2 इंटू के, वेयर के इज, वेयर के इज नेचुरल नंबर, जहां दोनों पे जो है के क्या है अपने पास, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन दोनों बातों को जाना कि ऑड नंबर और इवन नंबर क्या है। आगे आप चलोगे तो दो चीजें और हम लोगों को इसमें सीखना है, एक है अपने पास प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले प्राइम नंबर का मतलब होता क्या है, तो देखो प्राइम नंबर का अगर हिंदी की बात करोगे तो प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं जिसके सिर्फ और सिर्फ क्या हो, दो ही फैक्टर हो, क्या हो, सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो, ओनली ऑन 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर, ठीक है। अब जैसे कोई भी नंबर ले लो, 11 ले लो, 13 ले लो, 17 ले लो, ठीक है। अब इनके जब आप फैक्टर करोगे, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, एक तो 1 आएगा और एक दूसरी वो संख्या स्वयं होगी, ठीक है। अब किसी भी नंबर्स का अगर सिर्फ दो फैक्टर होते हैं और वो फैक्टर कौन कौन से, एक 1 और एक वो नंबर्स खुद इटसेल्फ की बात कर रहा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो वही संख्या क्या कहलाएगी आपकी, ठीक है, प्राइम नंबर कहलाएगी। ओनली ऑन 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अब इसके आगे जब बढ़ोगे आप तो कंपोजिट नंबर की बात कर लो, ठीक है, जिसके दो से अधिक फैक्टर हों, ठीक है, जिसके दो से अधिक फैक्टर हों उसको आप लोग क्या बोलोगे, भाज्य संख्या हिंदी में, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं 4, 6, 8, ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, आपके अभाज्य संख्या कहलाएंगे। अच्छा एक बात आपसे कभी पूछा जा सकता है कि आप ये बता दो कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, अगर कभी भी आपसे ऐसा पूछा गया कि आप ये बता दो कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो उसके लिए आप क्या बताओगे, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इक्वल टू, कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होता है तो उसको क्या बताओगे आप, 2 बताओगे। और स्मॉलेस्ट अगर हम ऑड नंबर की बात करें, ऑड प्राइम नंबर, तो उसके लिए क्या बताओगे आप, 3 बताओगे। तो ये दोनों चीजें कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है वन लाइनर क्वेश्चन में कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगा।
ठीक है, क्लियर। तो अब ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में भी आप जान चुके हो। ठीक है, दो छोटे छोटे नंबर्स के बारे में और है, उनका यूज तो हम उसे नहीं करते, बट अभी हम पढ़ रहे हैं नंबर्स के बारे में, तो हम उसको भी क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो लोग क्या हैं। ठीक है, चलो, तो यहां से आपको दो चीज का और नाम जानना है। एक है अपने पास फेस वैल्यू, ठीक है, और एक है अपने पास प्लेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू का मतलब हिंदी का मतलब होता है जातीय मान, और प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। कभी पेपर में नहीं आया है, बट ये जान लीजिए कि कहते किसको हैं और ये क्या है अपने पास। ठीक है, तो फेस वैल्यू का मतलब जैसे मान लो कोई संख्या ले लो 4 6 5 8, ठीक है, और इसमें अब आपसे अगर ये पूछा गया कि बता दो 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो यहां आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ये 5 ही उसकी क्या है, फेस वैल्यू है। अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो हम लोगों ने, हिंदी वाले बच्चों ने पढ़ा था फर्स्ट प्लेस, 10th, 100 एंड 1000। ठीक है, कुछ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसा करके हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। ठीक है, अब अगर इसी नंबर में आपको प्लेस वैल्यू पूछा गया, ठीक है, तो अब आपको ये देखना होगा कि वो नंबर किस प्लेस पे है। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर हमसे पूछा जाएगा कि 6 का आप प्लेस वैल्यू बता दो, तब आप कहोगे कि 6 सर 100 के प्लेस पे है, तो इसका मतलब कि 6 इंटू अगर 100 कर दिया जाएगा तो इसकी प्लेस वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर हो गई इतनी सी बात। ठीक है, तो ये था अपने पास फेस वैल्यू और वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अच्छा, एक चीज की और बात करते हैं हम लोग, प्राइम नंबर के बारे में कर रहे हैं। प्राइम नंबर का एक क्लास हम लोग अलग से रखेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर में बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं कि कैसे कोई नंबर, प्राइम नंबर को हम फाइंड आउट कैसे करें, ठीक है, कैसे हमको ये पता चलेगा ये बड़े नंबर्स की प्राइम नंबर कैसे होते हैं, इन सब की बातें हम लोग करेंगे आज के इस सेशन में। हम लोगों को नंबर से रिलेटेड जितनी बातें जाननी थी उन सारी बातों को हम लोगों ने सीखा है। ठीक है, उम्मीद करते हूं कि आपको स्टार्टिंग से मैंने एक एक चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। चलते हैं हम लोग अपनी पहली स्लाइड पे। ठीक है, जहां से हम लोगों ने नंबर सिस्टम को जाना था। ठीक है, यहां सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के जो सिस्टम्स हैं वो कौन कौन से हैं उसको जाना। उसके बाद से फिर आया कि उन नंबर्स को हम लोगों ने रिप्रेजेंट करते कहाँ थे, तो नंबर लाइन के बारे में पता चला। फिर वहीं से निकल के आया अपने उसके दो लड़के, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के बारे में भी हम जाना कि इमेजिनरी नंबर हमारे सिलेबस में नहीं है, 11th के सिलेबस में है ये। ठीक है, रियल नंबर से हम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद से फिर हमने रेशनल नंबर को जाना था। ठीक है, फिर इरेशनल नंबर को सीखा। फिर यहां अपने पास आया टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। फिर इसके आगे बढ़े तो हम लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में जाना। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ऑड एंड इवन नंबर, और उसके बाद से फिर आया अपने पास प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, फिर आई फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो इसी के साथ आज का सेशन ये हम लोग अपना कंप्लीट करते हैं। अगले सेशन में जब हम लोग मिलेंगे तो कुछ और भी चीजों पे हम लोग बातचीत करेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर इस वीडियो से आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।